1963 में वाइट रेवोल्यूशन आती है, जिसके नतीजे में औरतों पर हिजाब की पाबंदी खत्म कर दी जाती है, शराब खाने खोल दिए जाते हैं, नाइट क्लब्स खोल दिए जाते हैं और तेहरान को आज के दौर का दुबई बनाने की मुकम्मल तैयारी कर ली जाती है और तकरीबन बना भी दिया जाता है और ईरान का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको एक वेस्टर्न स्टेट के तौर पर उभारा जाता है। रूहुल्लाह खामनेई जो कि इस वक्त 60 वर्ष के हो चुके होते हैं, उनको ये ज़रूरत महसूस होती है कि शाहों का निज़ाम जो ईरान को मफलूज बनाता जा रहा है और ईरान की जो कदीम सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है उसको तबाह करता जा रहा है और एक मगरबी गुलामी मुसल्लत करता जा रहा है, तो वो इसके खिलाफ आवाज़ें बुलंद करना शुरू कर देते हैं। 1963 को रूहुल्लाह खामनेई को पहली मरतबा सवाक फोर्स की जानिब से गिरफ्तार किया जाता है, जिस पर पूरे ईरान में मुजाहरे शुरू हो जाते हैं। फिर 4 माह के बाद उनको रिहा करना पड़ता है। रिहा होने के बाद रूहुल्लाह खामनेई की जो जोश खताबत और उनकी तहरीक में मजीद शिद्दत आती है। वो अमेरिका और इसराइल के खिलाफ भरपूर तकारीरें करते हैं और रजा शाह पहलवी को अमेरिकी गुलाम करार देते हैं, जिसके बाद उनको दोबारा गिरफ्तार किया जाता है 1964 में और गिरफ्तार करके इस दफा मुल्क बदर कर दिया जाता है। रूहुल्लाह खामनेई जो कि ईरान में बहुत ज्यादा मकबूल हो रहे होते हैं और वो रजा शाह पहलवी की हुकूमत के लिए काफी खतरा साबित हो रहे होते हैं। जब उनको इराक मुल्क बदर किया जाता है तो वो ये तसव्वुर करते हैं कि आप खामनेई की आवाज़ कोई सुन नहीं सकेगा तो मेरे इक़्तिदार को कोई भी खतरा नहीं होगा। हर दौर का एक अपना सोशल मीडिया होता है। उस दौर भी इराक में टेप रिकॉर्डर्स का आगाज़ हो जाता है। खामनेई अपने बयानात, अपने पैगामात को उन टेप रिकॉर्डर्स में रिकॉर्ड करते हैं और स्मगल करवा कर ईरान बेचते हैं। ईरान में मौजूद उनके करीबी लोग इन टेप रिकॉर्डर्स को घरों घरों तक और गली गली बाजारों तक पहुंचाते हैं और खामनेई का पैगाम पूरे ईरान तक पहुंच रहा होता है। रजा शाह पहलवी की ये वाली कोशिश भी रायगा जाती है और खामनेई मजीद मकबूल होते जाते हैं। रजा शाह पहलवी के इकदाम से अवाम पहले ही तंग होते हैं। सवाक फोर्स के जरिए जो जुल्म सितम के पहाड़ ईरानियों पर तोड़े जा रहे होते हैं, स्टूडेंट्स से लेकर लिबरल्स तक सब एक आवाज़ होते हैं कि जो शाह की हुक्मरानी है और ये जो डिक्टेटरशिप है इससे आज़ादी हासिल करनी है। रजा पहलवी इराक के सदाम हुसैन से रब्ता करते हैं और खामनेई को इराक से भी मुल्क बदर करवा लेते हैं, जिस पर खामनेई फ्रांस में जाकर पनाह लेते हैं। दूसरी जानिब शाह की हुकूमत के खिलाफ आवाज़ें मजीद बढ़ती जाती हैं। शाह की हुकूमत ईरान में कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जाती होती है। रूहुल्लाह खामनेई के बेटे मुस्तफ़ा जो कि हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल कर जाते हैं, तो खामनेई इसका जिम्मेदार शाह की हुकूमत को करार देते हैं, जिस पर पूरे ईरान में मुजाहिरों का आगाज़ हो जाता है। इसके साथ साथ इन्हीं दिनों में एक सिनेमा में आग लगती है जिस पर 400 लोग झुलस कर मर जाते हैं, जिस पर आवाम की जानिब से गुस्से में मजीद इजाफा होता है और आखिरी की जो शाह के तबूक को तब होगा जाता है जब शाह की हुकूमत और इनके हवारी एक ऐसी गलती करते हैं कि वो खामनेई के मुतल्लिक एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं जिसमें उनकी निजी जिंदगी को निशाना बनाया जाता है और खामनेई पर जिनसी ज्यादती के इल्जाम लगाए जाते हैं। खामनेई जो कि एक रिलीजियस लीडर थे, ये सुनने के बाद अवाम में गुस्सा मजीद बढ़ जाता है और वो बाहर सड़कों पर निकल आते हैं, जिस पर शाह की हुकूमत के हाथ से जब हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं तो गोलियों का इस्तेमाल किया जाता है। मुजाहिरीन पर सीधी फायरिंग की जाती है। 100 से ज़्यादा लोग हलाक हो जाते हैं, लेकिन मुजाहरे रुकने का नाम नहीं लेते। शाह को मालूम हो चुका था कि अब हालात उसके कंट्रोल से आउट हो चुके हैं, तो उसके बाद शाह ईरान से फरार होने का फैसला करते हैं। अमेरिका शाह को लेने से इनकार कर देता है, तो वो इजिप्ट में जाकर पनाह लेते हैं। ये पैगाम फ्रांस में मौजूद खामनेई तक पहुंचता है, तो खामनेई उड़ान भरने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन खामनेई को खदशा होता है कि उनके तैयारे को निशाना बनाया जाएगा और तैयारे की हिफाजत की जिम्मेदारी मोहसिन साजगार को सौंपी जाती है। वही मोहसिन साजगार जिन्होंने पासदाराने इनकलाब की बुनियाद भी रखी। मोहसिन साजगार बड़ी जबरदस्त चाल चलते हैं और वो पूरी दुनिया के रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट को इस तैयारे में बिठा देते हैं। तैयारा उड़ान भरता है, तेहरान एयरपोर्ट पर बाहिफाजत लैंड करता है, लोग इस्तकबाल कर रहे होते हैं। खामनेई 14 साल के बाद ईरान की फिजाओं में घूम रहे होते हैं और तेहरान की ठंडी फिजाएं उनके चेहरे पर पड़ती हैं, तो खामनेई भी खुशी से निहाल हो जाते हैं और लोग भी खुशी से निहाल होते हैं और अब ईरान पर निज़ाम खामनेई का राज हो चुका होता है। लेकिन कहानी का दूसरा रुख भी है। खामनेई जब बरसरे इक़्तिदार में आते हैं तो ईरान के लोगों को यही लग रहा होता है कि अब जमहूरियत की वापसी का वक्त आ चुका है, अब हमारी एक रेवोल्यूशन कामयाब हुई है, तो इस रेवोल्यूशन के नतीजे में हमें फ्रीडम मिलेगा। लेकिन इसके बरिक्स चीज़ें होती हैं। खामनेई बरसरे इक़्तिदार में आकर सबसे पहले ख़वातीन पर पाबंदियाँ लगाते हैं। हिजाब के बगैर पब्लिक प्लेसेस पर एंट्री पर बैन लगा दिया जाता है। किसी का
ज़रा बराबर भी बाल नज़र आता होता है तो उसे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके अलावा ख़वातीन पर मेकअप पर लिपस्टिक लगाने पर पाबंदी लगा दी जाती है। ईरान को मुकम्मल सेंट्रलाइज स्टेट बना दिया जाता है और जितने भी लोग हैं उनके बगैर किसी ट्रायल के उनको सजाएं दी जाती हैं और सजाओं का ये सिलसिला एक लंबे अरसे तक जारी रहता है कि 1980 में सद्दाम हुसैन ईरान पे हमला कर देता है। ईरान इराक इस वॉर में सद्दाम हुसैन और खामनाई मिलकर 5 लाख मुसलमानों का कत्लेआम करते हैं और फिर ये जंग जाकर ख़त्म होती है तो रुहुल्लाह खामनाई के ज़िंदगी के भी कुछ आखिरी दिन ही चाह रहे होते हैं। 3 जून 1989 को रुहुल्लाह खामनाई मैदे की कैंसर की वजह से इंतकाल कर जाते हैं। रुहुल्लाह खामनाई का जनाजा इंसानी तारीख के सबसे बड़े जनाजों में एक शुमार किया जाता है। तकरीबन 1 करोड़ लोग उनका जनाजे में शिरकत इख्तियार करते हैं। उनको तदफीन के लिए जब ले जाया जा रहा होता है तो उनको दफन करने में कई घंटे लग जाते हैं। लोग उनके कफन को टुकड़े पार कर अपने पास अकीदत के तौर पर रखना चाह रहे होते हैं। लोगों का जमे गफीर इतना ज्यादा होता है कि हुकूमत को वाटर टैंकर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके नतीजे में 10 लोग अपनी जिंदगी की बाजी हार जाते हैं और बिल आखिर खामनाई को दफन कर दिया जाता है। और इस तरह रुहुल्लाह खामनाई, जिन्होंने मौजूदा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की बुनियाद रखी, उनकी जिंदगी का सफर भी खत्म हो जाता है।